नमस्कार, सिविल लाइफ विद गौतम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सीवी रमन शुरू किया था, जो कि वीवीएम का एक स्टडी मटेरियल है, कुछ व्यस्तता के कारण मैं पहले चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसके लिए सॉरी। तो पहले चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एक इंट्रोडक्शन, किस तरह से सीवी रमन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, साइंस के फील्ड में उनका क्या योगदान रहा। वो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ वहाँ पे दिया नहीं है और वहाँ से उतने प्रश्न भी नहीं आते, इसलिए मैंने मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि जहाँ भी प्रश्न आने की संभावना होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आगे जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है वहाँ से प्रश्न तैयार रहता है, प्रश्न एक दो आता ही है और यहाँ से भी एक दो आता है, जैसे कि IAS के बारे में मैंने बताया था कि इसके बारे में जान लेना है आपको। जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्टकट फुल फॉर्म, वो सब याद रखना है। उससे जो जैसे IAS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवी रमन से कब जुड़े, क्यों जुड़े, वहाँ पे क्या काम किए, उनका प्रोफेशन क्या था, अलग अलग चीज़ें। चलिए जहाँ से हमने शुरू था वहाँ से शुरू करते हैं। रमन हैड अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद IAS। उनका IAS से बहुत लंबा जुड़ाव रहा, बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। कब जुड़े थे? 1907 में जुड़े थे और कब तक? 1933 तक। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इंग्लिश भाषा में भी होना चाहिए, कुछ ने कहा कि हिंदी में होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा यहीं बाइलिंगुअल रखने के लिए। ओके, बारिंग शॉर्ट स्टेज एल्सवेयर, यानी इस बीच में 1907 से 1933 के बीच में कहीं वो एक दो साल इधर उधर रहे होंगे, लेकिन इतने सालों तक, लगभग 26 सालों तक वो IAS से जुड़े रहे। इंटरेस्टिंगली, एक इंटरेस्टिंग बात ये रही, व्हेन ही फर्स्ट गॉट एसोसिएटेड विद IAS, जब वो पहली बार IAS से जुड़े हुए थे, जब जुड़े 1907 में, हिज जॉब वाज नॉट ऑफ अ साइंटिस्ट। उनका काम वैज्ञानिक का नहीं था, यानी कि वे वैज्ञानिक नहीं थे उस समय। ही वॉज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, ये याद रखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब वो पहली बार IAS से जुड़े तो उस समय उनका प्रोफेसर क्या था। सो ही वॉज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। ही परस्यूड रिसर्च एट IAS प्योरली आउट ऑफ हिज पैशन। तो जो भी उन्होंने रिसर्च की है वो उनके पैशन से बाहर था। पैशन में जब हम कोई काम अपने इच्छा से करते हैं, जो जिसमें कुछ पूरी तन मन के साथ, जिसमें पूरा हमारा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान हो, मन लगे हो, तो वो पैशन में होता है। लेकिन वो अपने पैशन से बाहर होकर वो सारे रिसर्च किए। एज पॉलिट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, he taught the MS student, though he was not required to. So there, as a professor, he taught MSc students, though, as mentioned above, he was not a scientist at the time he joined IAS, but at the same time, he did a lot of researches and also he gave many lectures to MSc students. His contribution was not only in research. Okay, वो रिसर्च तक ही सीमित नहीं थे, वो केवल रिसर्च ही नहीं करते थे। His equally important contribution was to establish a school that produced brilliant scientists. क्योंकि उनका काम बस रिसर्च करना ही नहीं था, उन्होंने रिसर्च भी किया, स्टूडेंट को लेक्चर्स भी दिए
तो उन्होंने उनका योगदान केवल रिसर्च में ही नहीं था. His equally important contribution was to establish a school, कि एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया जाए, that produce brilliant scientist, जहाँ से ब्रिलियंट साइंटिस्ट उजागर हो, जहाँ से बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट निकले, who earned great name and fame and proved to be leaders themselves. ठीक है, और जो साइंटिस्ट निकले वो बहुत ही नेम और फेम कमाया, और साथ ही वो खुद भी आगे चल के लीडर बने. जितने भी वहाँ से साइंटिस्ट निकले उन्होंने अच्छा काम किया भी, साथ ही आगे चल के वो लीडरशिप में भी रहे. Raman eliminated about 150 scholars into research. So from his school, about 150 scholars were eliminated. about 150 स्कॉलर्स, जैसे यहाँ पे एक संख्या दी थी कि 150 स्कॉलर्स वहाँ से रिसर्च के क्षेत्र में गए, उन्होंने रिसर्च किया. The history of the world is a testimony that only those countries which excelled in science and technology reached the top. और ये विश्व का एक प्रमाण है, ठीक है, ये गवाह है, साक्ष्य है कि जो भी देश साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे गए वही टॉप पर पहुंचे हैं. ठीक है, यानी कि अगर कोई देश साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रह जाता है, बाकी हर क्षेत्र में चाहे वो आगे हो, लेकिन ये दो क्षेत्र में अगर पीछे रह जाता है तो वो कभी टॉप पे नहीं पहुंच सकता. सो देयर इज नो डिस्प्यूटिंग, इसलिए ये कोई विवादास्पद बात नहीं है, दैट इंडिया हैज टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है इन ऑर्डर टू फुलफिल हर एम्बिशन, अपनी ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए इंडिया को भी साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है. इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है. वी आर इन अ नॉलेज एज when knowledge transforms into power. मैं ऐसे युग में है, एक नॉलेज युग में हम नॉलेज अभी ले रहे हैं जब नॉलेज पावर में तब्दील होती है, जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है, जब हम उसको अपनाते हैं. when we get to know something and we follow those steps, that's when knowledge transforms into power. Okay, it is the science and technology that will help us to feed, nourish and strengthen the country and make us proud. तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण हम अपने कंट्री को फीड कर सकते हैं, लोगों को भोजन दे सकते हैं, नरिश कर सकते हैं, नेपाल पोष कर सकते हैं और स्ट्रेंथन द कंट्री, और देश की मजबूती को बढ़ा सकते हैं, एंड मेक अस प्राउड, और खुद पे गर्व कर सकते हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. अपने देश के जनता को फीड कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं, उसकी मजबूती को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही खुद पे हम गर्व भी कर सकते हैं. Raman was one of those who have been instrumental in enriching the culture of knowledge generation in the country. सीवी रमन उन लोगों में से एक रहे हैं जिन्होंने भारतीय कल्चर को, सभ्यता, संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है. He was not born with the proverbial silver spoon in mouth. तो जैसे हिंदी में कहावत कही जाती कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, इसका मतलब ये होता है कि धनी घर में पैदा होने की बात होती है. तो सीवी रमन ऐसा नहीं था कि किसी धनी घर में पैदा हुए थे. So he also belonged to very simple family.
He came up the hard way and He came up the hard way and exemplified how one can achieve big with talent, focus and hard work. के पास भले ही धन संपत्ति की बहुत कमी थी, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा था. जैसा कि पिछले ही हमने देखा कि 1 kW का मशीन यूज करने के बाद उन्होंने कहा कि वो अगर 5 kW का मशीन यूज कर रहा है, तुम 10 kW का माइंड यूज करो. इस तरह का वो दिमाग उनके पास था कि कम ही रिसोर्स के अंदर किस तरह से बड़ा सोच करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. सो इन द सेम वे ही सेड दैट विद टैलेंट एंड फोकस एंड हार्ड वर्क along with perseverance one can achieve anything one wants. अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, then you can achieve anything. No one can stop you from doing that. The National Science Day is celebrated on 28th February every year in India to celebrate his great work named after his name, Raman effect. Some also call it Raman Krishnan effect due to the close association with this work of his student K.S. Krishnan. So every year on 28th February what we celebrate is World Science Day, National Science Day, so as to commemorate, to celebrate what his great work. And what was his great work? We are all aware of this, that his great work was the Raman effect. And C.V. Raman is known for this precisely. So Raman effect is also known as Raman Krishnan effect. This is because of a close association with his work of his student K.S. Krishnan. So question might be asked. So you must focus on this point. इस लाइन से भी प्रश्न बन सकते हैं कि रमन कृष्णन इफेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज ही वॉज इन क्लोज एसोसिएशन विद हिज स्टूडेंट K.S. Krishnan. In the world of science, people refer to or cite the earlier research while writing the research paper, and it is called citation. तो citation की बात हो रही है यहाँ पे. तो जब भी कुछ रिसर्च पे कुछ लिखने की बात होती है, उससे कोई भी चीज़ मानते हैं, मैंने कोई रिसर्च, कुछ अभी मैंने खोज किया, डिस्कवरी किया या इन्वेंशन किया, तो मुझे लिखना है. हर चीज़ का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, सिनॉप्सिस लिखा जाता है. ठीक है, तो उसका जो मॉडल, हर चीज़ का एक मॉडल होता है. तो कैसे लिखा जाए, इसके लिए पिछले जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट का हुआ है, उसको बोल सकते हैं एक तरह का प्रारूप का कॉपी किया जाता है. तो उसी तरह का उस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटेशन. यूजुअली टाइम स्लोज डाउन द साइटेशन ऑफ इवन पियोनियरिंग रिसर्च एंड बिग डिस्कवरीज. लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये कम होता जाता है. फॉर रमन इफेक्ट इट वॉज डिफरेंट. यानी अधिकतर जो रिसर्च में होते हैं इसी तरह का होता है कि जो भी नए रिसर्च होते हैं वो पुराने वाले के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर से देखकर नोट करते हैं. लेकिन रमन इफेक्ट के लिए इट वाज डिफरेंट. हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? द साइटेशंस वेंट ऑन इंक्रीजिंग फॉर 5 years or so.
ये जो साइटेशन है ये बढ़ता गया। कब तक? लगभग 5 सालों तक ये होता रहा, दिखाता रहा। देन डिक्रीज्ड but increased as it got a shot in the arm when laser appeared on scene around 1960। तो 5 सालों तक ये साइटेशन जो है बढ़ता गया, फिर घटा और फिर बढ़ गया। कब? when it got a shot in the arm when laser का फुल फॉर्म लाइट, ये भी लेजर, दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। सो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ appeared on the scene around 1960। जब लेजर सामने आया, लेजर एग्जिस्टेंस में आया, उस समय ये जो साइटेशन है वो धीरे धीरे कम होकर फिर से बढ़ गया। मेकिंग इंटेंसिव मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स अवेलेबल। और ये लेजर से क्या हुआ? एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही तीव्र मोनोक्रोमैटिक, मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर, एक ही तरह का सिंगल कलर का लाइट वहां से इमर्ज होती थी और इस तरह से सिंगल कलर का लाइट अवेलेबल हुआ, जिससे कि उसको उसमें काफी हेल्प हुआ। विद अपीयरेंस ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक and computation facilities, the popularity and applicability became even more pronounced। तो इस तरह से एक फ्यूरियर जो ट्रांसफॉर्म टेक्निक बना लेजर के आने से, और फिर कंप्यूटेशन फैसिलिटीज जिससे बढ़ गए, दी पॉपुलैरिटी, और इसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी और एप्लीकेबिलिटी यानी कि उसकी एप्लीकेशन बिकेम मोर प्रोनाउंस, वो और भी जगह उसको यूज होने लगा। टुडे we even have a rover moving on the surface of Mars। आज हम यहाँ तक कि मार्स के सरफेस पे भी मूव कर रहे हैं। Equipped with an instrument to get Raman spectra। कैसे इक्विपमेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक रमन स्पेक्ट्रा ऑफ मार्शियल मटेरियल, ठीक है। मार्शियल मटेरियल लाने के लिए आज हम मंगल ग्रह पे भी जा रहे हैं और रमन स्पेक्ट्रा का प्रयोग कर रहे हैं। टू डेट Raman's Nobel Prize remains the only Nobel Prize in science to a person of Indian origin for the work entirely carried out in India, a British colony at that time। आज तक रमन का जो नोबेल प्राइज है वही एक ऐसा नोबेल प्राइज है विज्ञान के क्षेत्र में, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का हो पूरी तरह से, और जिसने भारत में रहकर काम किया हो। भारत जो कि उस समय एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत भारत ओरिजिन में रहकर एक व्यक्ति भारत में कार्य करके नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर सीवी रमन। द रिकॉग्निशन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द नोबेल प्राइज इन 1930 had a tremendous moral boosting effect, filling all countrymen with a pleasant pride and feeling of confidence। और ये जो पहचान हुई, जो डिस्कवरी का जो रिकॉग्निशन है, यानी नोबेल प्राइज जो मिला 1930 में, इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिला। सब पूरे देशवासियों के मन में खुशी की लहर छा गई और सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि गुलाम भारत में भी लोगों के पास इतनी दिमाग है कि विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 and then upcoming session, upcoming videos, we will be talking about chapter 2, that is life and family background. So that's all for today's. Meet you soon in the next chapter. Thank you very much.